नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग करंट अफेयर देख रहे थे और करंट अफेयर में बात करें तो जो मैगजीन हम कवर कर रहे हैं ये आपका समसामयिक घटना चक्र का जो दृष्टि नाम से मैगजीन आता है, इसी का पार्ट 2 अभी हाल फिलहाल मार्केट में आया है। इसी को हम लोग देख रहे हैं और ये बिल्कुल अपडेटेड मैगजीन है। और इसमें यदि बात करें तो आपका ये 1 अगस्त जो है 2022 से लेकर 20 अगस्त आपका 2023 तक अपडेटेड है और काफ़ी ही बेहतरीन मैगजीन है। आगामी जो भी अभी एग्ज़ाम हाल फिलहाल होने वाले हैं, जैसे बात कर लें आपका बीपीएससी 69 हो गया या यूपी पीसीएस मेंस का एग्ज़ाम हो गया, चूँकि इसमें करंट अफेयर मेंस पर्पज़ से भी आपको कवर किया गया है। मैं हाईलाइट कर दूंगा कि कौन सा जो आपके मेंस पर्पज़ के लिए रहेगा। बाकी हमारा मैक्सिमम फोकस रहेगा अभी आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम पे। तो अभी जैसे यूपी में आपका आर का एग्ज़ाम होने वाला है या किसी भी स्टेट में आगामी जो है कुछ महीने में जो एग्ज़ाम अभी होने वाला है, उन सभी के लिए करंट अफेयर का मैगजीन काफ़ी बेहतर साबित हो सकता है। तो यदि इसमें बात करें तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो भी बेस्ट करंट अफेयर वन लाइनर में दिया रहता है वो टॉपिक वाइज हम लोग कवर कर चुके हैं। टोटल वो 7 पार्ट में आपको कवर किया गया है। इसके अलावा कुछ लोग का डिमांड था कि ये मैगजीन जो है डिटेल में कवर किया जाए, डेप्थ में कवर किया जाए, एक एक इन्फॉर्मेशन को डेप्थ में कवर किया जाए। तो ऐसे में ये जो है सीरीज आप सभी के लिए स्टार्ट किया गया है और इसका पहला लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो गया है, जिसमें हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य देख रहे थे। अब देखिए प्रॉब्लम ये हुआ कि उसमें कल मैं 2 बार लेक्चर रिकॉर्ड किया, बट उसमें आवाज़ जो है आपका क्लियर नहीं जा पाया। तो वैसे में आज हम लोग पिछले लेक्चर में जो करंट अफेयर कवर किए थे जहां आवाज़ क्लियर नहीं रहा, उसको मैं यहाँ पे रिवीजन पर्पज से आपको बता दूंगा, हाईलाइटेड पॉइंट जो भी हम लोग पढ़े, और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज जो देखने वाले हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य देखने वाले हैं और काफ़ी डिटेल में एक एक इन्फॉर्मेशन को हम लोग देखने वाले हैं। इस मैगजीन में यदि बात करें तो आपका राष्ट्रीय परिदृश्य जो है थोड़ा सा इसमें जो है इन्फॉर्मेशन अधिक है। तो ये जो है मान के चले 3 से 4 पार्ट या मैक्सिमम जो है 5 पार्ट में आपको ये राष्ट्रीय परिदृश्य टोटल कवर कर लेंगे। इसके अलावा आपका अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हम लोग सारे आयाम को कवर करने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध होगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण हो गया, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो गया, यहाँ से खूब सारे प्रश्न बनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चुनाव और सत्ता परिवर्तन हो गया आपका। अंतर्राष्ट्रीय जो आपदाएं आई 2022-23 में, इन सब को जो है अंतर्राष्ट्रीय के अंतर्गत कवर करेंगे। इसके अलावा आर्थिक परिदृश्य को काफ़ी डिटेल में हम कवर करेंगे। यानी प्रश्न जो है जैसा भी बनाया जाए, देखिए प्रश्न बनाने का 2 ही नेचर हो सकता है, एक फैक्चुअल होता है, कंसेप्चुअल होता है। देखिए पढ़ने का भी 2 अप्रोच होता है आपका, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। ऑलरेडी मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ। हॉरिजॉन्टल या डायरेक्ट आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछा जाए, वर्टिकल यानी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन गहराई से पूछा जाए। जैसे आजकल प्रश्न बनाए जाने लगे हैं वैसे वैसे, चाहे आप कोई भी पीसीएस एग्जाम लिख रहे हैं, यूपीएससी का एग्जाम लिख रहे हैं, तो आप सभी को पता भी होगा। तो जैसे मान लीजिए निम्नांकित में से कौन सा सही है, 2-3 स्टेटमेंट दे दिया, आपसे पूछा बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ऐसे में अगर एक जो भी आप तथ्य पढ़ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा डेप्थ में अगर आपको नॉलेज होता है तो आपको करंट अफेयर में प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। वैसे देखिए करंट अफेयर का तो रेंज की अगर बात करें तो काफ़ी जो है बृहद पैमाना है इसका, लेकिन फिर भी ये मैगजीन जो है आप सभी के लिए बेहतर होगा। इसके साथ प्लस एक और मैगजीन अगर आप कवर कर लेते हैं बेहतर सा कोई भी, तो आपको करंट अफेयर में प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए। तो हम लोग जो है राष्ट्रीय परिदृश्य देखेंगे आज। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य अगला टॉपिक होगा। आर्थिक परिदृश्य में सारे आयाम को कवर करेंगे, चाहे आपका बजट हो, आर्थिक समीक्षा हो, राष्ट्रीय आय की बात हो, मुद्रा हो, बैंकिंग हो, कृषि हो। ठीक है, फिर उसके बाद वैज्ञानिक परिदृश्य से भी खूब सारा साइंस एंड टेक से आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो ये हम लोग कवर करेंगे। साथ साथ बिहार के लिए बिहार स्पेशल हम इस मैगजीन से भी कवर करेंगे। ऑलरेडी बिहार स्पेशल हम कवर कर चुके हैं, फिर भी यहाँ भी बिहार स्पेशल आपको कवर किया जाएगा। और अलग से हम लोग खेल को अलग से देखेंगे, यहाँ से भी खूब सारे प्रश्न बनाए जाते हैं। तो खेल परिदृश्य अलग से बिल्कुल डिटेल में एक एक नॉलेज को जो है, एक एक जानकारी को हम लोग बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, अब यदि बात करें बिहार की, तो बिहार के लिए जो है बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो है बीपीएससी 69 के लिए ऑलरेडी इस चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। जैसे बिहार स्पेशल मैगजीन आपको कवर कराया गया है, पूरी डिटेल डेप्थ में एक एक इन्फॉर्मेशन को डिटेल एनालाइज करके बताया गया है, आप जाके वो देख सकते हैं बिहार स्पेशल। ठीक है, बीपीएससी 69 प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ भी आपको दिख जाएगा। इसके अलावा बात करें तो बिहार स्पेशल के लिए बिहार में बात करें तो आपको टेस्ट सीरीज वगैरह कराया गया है। जैसे आस्था इसका जो है 6-7 टेस्ट यहाँ पे करा दिया गया है।
दृष्टि का 2-3 टेस्ट लगभग हो चुका है। इसके अलावा परफेक्शन आईएएस का जो भी बेहतर टेस्ट है आगामी समय में हम अभी कराएंगे आप सभी के लिए, तो टेस्ट भी आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा बिहार स्पेशल मैप के माध्यम से कवर किया गया, साथ साथ यूपी स्पेशल भी आपको मैप के माध्यम से कवर किया गया। तो यूपी स्पेशल यूपी पीसीएस 2023 में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको यूपी स्पेशल मैप से के माध्यम से यूपी को कवर किया गया है। ठीक है, यूपी से रिलेटेड क्या क्या जो है जानकारी आपसे पूछी जा सकती है, यानी यूपी स्पेशल में आपसे बात किया गया है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारा टेस्ट सीरीज अगर अपलोड किया गया है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। आप रिवीजन पर्पज से भी आप सभी के लिए बहुत सारा वीडियो अपलोड किया गया है। ठीक है, तो मैं एक बार आप सभी को बता दूं, रिवीजन पर्पज से आप जैसे पॉलिटी का रिवीजन करना चाहते हैं, जाके लाइव सेक्शन में देखेंगे 2 लेक्चर में, यानी 6 से 7 घंटे में पूरा पॉलिटी का रिवीजन कराया जाए। इकोनॉमी की बात करें तो वहाँ रिवीजन कराया गया है, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया आपका, साइंस में फिजिक्स का रिवीजन कराया गया है। इसके अलावा आपका रीजनिंग का रिवीजन करना चाहते हैं तो ये सब वीडियो जो है अपलोड किया गया है, जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे और लाइव सेक्शन में वहाँ पे सारा आपको सीक्वेंस में मिल जाएगा। ठीक, तो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था आप सभी के लिए, और पिछला जो है लेक्चर में आवाज़ सही से रिकॉर्ड नहीं हो पाया और इसकी वजह से काफ़ी आप सभी को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा होगा। तो ऐसे में जो है मैं जैसे बताया कि मैं रिपीट कर देता हूँ वो डाटा थोड़ा सा, बस रिवीजन पर्पज से। और ऐसे आप सभी के लिए जानकारी के लिए बता दूं कि रिवीजन ही क्या होता है, आपका सीखने का तरीका तो रिवीजन ही होता है। एक बार पढ़ने से जो है आप पूरा डाटा जो है आप सीख नहीं पाते हैं। ठीक है, चलिए तो एक एक न्यूज हम लोग देखते हैं, बाकी आप लोग लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कर दें, चाहे कोई एग्जाम आपके दोस्त मित्र साथी जो भी लिखने वाले हों उन सभी के लिए काफ़ी बेहतर जो है साबित हो सकता है। देखिए, पहला हम लोग प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से रिलेटेड बात कवर किए थे। इसमें मोटा मोटा जो है आप देखें कि 77वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये जो है विश्वकर्मा योजना लाने की घोषणा की गई। और ये जो है योजना किसके लिए होगा, तो ये जो है बेसिकली जो है जो पारंपरिक जो पुराने समय से ट्रेडिशनल जो शिल्पकार लोग हैं उनके लिए होगा। ठीक है, चाहे वो बुनकर हो, स्वर्णकार हो, लोहार हो, इन सब के लिए योजना लेके आया गया है। इन सब जो है ये सब लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, तो ये बात याद रखेंगे। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर इसको जो है लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग देखे थे कि ये योजना कब लॉन्च की, ये योजना की बात करें तो इसको मंजूरी कब दी गई है, तो ये थोड़ा सा एक नज़र में ध्यान रखेंगे। 16 अगस्त जो है 2023 को ये योजना को मंजूरी दी गई। साथ साथ आपसे पूछा जाए तो ये योजना कैसा था, तो केंद्रीय क्षेत्र का एक योजना है, तो ये भी बात याद रखेंगे। और अभी मैं कुछ क्वेश्चन भी आपको बता दूंगा कि कैसे जो है प्रश्न बनाया जा सकता है। इस योजना की अवधि की अगर बात करें तो ये आपको 5 वर्ष का रहा, 2023-24 से लेके 2027-28 तक। ठीक है, इस योजना में टोटल खर्च कितना होगा, तो आपको 13,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। तो ये सब मोटा मोटा बात है, आप जो है ऑलरेडी हम बता चुके हैं, फिर भी यहाँ रिवीजन पर्पज से देख रहे हैं ताकि जो है आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं। साथ ही साथ एक और बात किए थे कि इसमें 2 तरह का आपको लोन दिया जाएगा 5% पे। ठीक है, तो 5% पे पहला आपको किस्त 1 लाख रुपया, दूसरा जो है 2 लाख ऋण दिया जाएगा। ठीक है, इसमें जो है हम लोग इसके ऊपर बात किए थे कि किस किस जो है इसमें पारंपरिक व्यवसाय को शामिल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला इन्फॉर्मेशन हम लोग देखे थे अमृत भारत जो है स्टेशन योजना। ठीक है, और ये हम बात किए थे कि रेलवे को जो है बेहतर करने के लिए, रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने के लिए योजना लेके आया गया है अमृत भारत जो है आपको स्टेशन योजना। ठीक है, इसमें टोटल जो है 1300 आपको 9 स्टेशन को चिन्हित किया गया है पुनर्विकास के लिए। अभी हाल फिलहाल पहले चरण में 500 जो है 8 रेलवे स्टेशन को इसमें जो है 6 अगस्त 2023 से आपको आधारशिला भी रख दिया गया है, जिसमें 508 स्टेशन में आप देखेंगे 27 जो है राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेश में इसका विस्तार जो है शुरू हो चुका है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो उत्तर प्रदेश जैसे अब स्पेशल में आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश स्पेशल में कि आपको अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने स्टेशनों को जो है पुनर्विकास की आधारशिला रखी गई है, तो ये 55 हो जाएगा। यूपी स्पेशल, यूपी वाले याद कर लेंगे, बिहार वाले से पूछा जाएगा आप 49 याद रखेंगे। ठीक है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान वाले 55 याद रखेंगे, कोई महाराष्ट्र से है 44, तो ये स्पेशल जो है प्रश्न है। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम डिटेल में देखे थे। साथ साथ देखे थे कि अमृत भारत स्टेशन योजना में टोटल जो खर्च किया जाएगा 24,470 करोड़। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखे थे आपका राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें तो इस संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जो है अपनी मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक जो उसी में बहुआयामी गरीबी सूचकांक भी होता है। अब देखिए इसमें आपको ध्यान ये रखना था, हम इसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल में बात किए थे। ठीक है, 1 मिनट वेट करेंगे। ओके ओके ठीक है, तो देखिए इसमें बात हुआ था आपको कि ये जो आपका बहुआयामी गरीबी सूचकांक निकाला जाता है, इसमें मेनली 3 आयाम रखा जाता है, स्वास्थ्य, शिक्षा और आपका रहन सहन का स्तर। ठीक है, तो इसमें ओवरऑल बात करें आपको तो आप देख सकते हैं इस राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के निर्माण में
3 आयाम, स्वास्थ्य, शिक्षा, रहन सहन का स्तर, और 12 जो है संकेतकों के आधार पे है। तो इसमें आपको याद जो ये रखना है, ये योजना जो है अभी हाल फिलहाल जो है कब ये रिपोर्ट जारी की गई, तो 17 जुलाई 2023 को, ठीक है। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, तो नीति आयोग के द्वारा जारी की गई, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक है। तो इतना बात याद रखेंगे। ये जो है इसका द्वितीय संस्करण है, पहली बार जो है इस रिपोर्ट को कब जारी किया गया था, 2021 में, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे तो ये जो रिपोर्ट है आपका 36 राज्य केंद्र शासित प्रदेश और 707 जो है प्रशासनिक जिलों के लिए लाया गया था, ठीक है। तो ये सब हम न्यूज ऑलरेडी डेप्थ में पूरे कवर कर चुके हैं। अब इसमें आपको याद रखने वाला योग्य बात ये था कि 2015-16 से 2019-20 के मध्य देश में देखेंगे तो 13.5 करोड़ यानी 135 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं पहले से। तो ये बातों को याद रखना था। दूसरा ये भी आपको याद रखना है, इसी समान अवधि में बहुआयामी गरीबी में मुक्त होने वाले लोगों की दृष्टि से देखा जाए तो 3 राज्य सबसे टॉप पे रहे। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 3.43 करोड़ लोग, बिहार में 2.25 और मध्य प्रदेश में 1.36 करोड़ लोग जो है गरीबी से बाहर आए हैं। इसके अलावा जो आपको याद रखने योग्य बात यह था कि भारत में जो है बहुआयामी गरीबी की बात करें तो 2015-16 में 24.85 था, जो अभी कम होकर कितना हो गया है, 14.96। तो ये सब डाटा आपको यहाँ पे ध्यान रखना था। इसमें ओवरऑल देखे तो कमी जो है 9 आपको 8-9 को देखने को मिली, ठीक है। वैसे ही 2 डाटा और यहाँ पे दिया था जिसको हम ऑलरेडी कवर किए थे कि आपका अब ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा हो सकता है, प्री में पूछने का चांसेस जो है ये सब कम है, ठीक है। कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है आपको 32.59 था, अभी कम होकर कितना हो गया, 19.28। अगर देखेंगे आप तो शहरों में वैसे 8.65 से घट के 5.27 हो गया। इसके अलावा एक और बात ध्यान रखेंगे, एमपीआई वैल्यू जो है 0.177 से घट के 0.66 हो गया। सबके ऊपर डिटेल में चर्चा हुआ था। इस सूचकांक में बात करें तो बिहार जो है इसमें 2000 जो है 15-16 में यहाँ पे 51.89 था, अभी जो है 2019-21 के आधार पे देखा जाए तो 33.76। तो आपसे जो है अगर बात किया जाए राष्ट्रीय जो है आपको गरीबी, ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात किया जाए, गरीबी सूचकांक की बात किया जाए तो बिहार नंबर 1, फिर उसके बाद झारखंड, फिर आपका मेघालय, उत्तर प्रदेश और आपका मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश नंबर 4 पे है, उत्तर प्रदेश वाले इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए केरल की बात करें तो केरल जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक में मात्र 0.55% वाला राज्य है, यानी नंबर 1 पे है। यानी कहने का मतलब सबसे कम गरीबी कहाँ है, केरल में आपका है। ऐसे ही अगर इसमें रिपोर्ट में आपको बताया गया था कि अगर केंद्र शासित प्रदेश का बात किया जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे यहाँ पे 1 मिनट, देखिए केंद्र शासित प्रदेश में आपको बताया गया था, ठीक है। अभी बस 5 से 7 मिनट 8 मिनट लगेगा, मैं पुराना डाटा रिवाइज कर देता हूँ, फिर आगे हम लोग चल के एक एक काफ़ी डिटेल में सारा जानकारी कवर करेंगे ताकि ये मैगजीन आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, चाहे आप प्री पॉइंट से देख रहे हैं या मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ठीक है। बाकी हमारा कोशिश रहेगा कि आपको प्री और मीन्स दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बताने का प्रयास करूँ, ठीक है। चलिए तो 2019-21 की बात करें तो आपको केंद्र शासित प्रदेश में दादर नगर हवेली और दमन दीव, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे गरीबी, ठीक है, 9 जबकि सबसे कम पुडुचेरी में, ठीक है। इसके अलावा एक और बात हुआ था यहाँ पे कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे तेजी से कमी करने वाला राज्य कौन है, ठीक है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, यहाँ पे रैंकिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। सबसे तेजी से कम करने वाले में बिहार नंबर 1 है, फिर आपका मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, ठीक है, 18.13%, ठीक है, याद रखेंगे ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसके ऊपर डिटेल में हम लोग चर्चा जो है कर चुके थे, ठीक है। अब देखिए ये बिहार का यहाँ पे दिया हुआ है, अब ये बिहार स्पेशल हुआ, ये केवल बिहार वालों के लिए है, ये बिहार स्पेशल है आपका। तो जिनको बिहार का एग्जाम लिखना है वो इस न्यूज को ध्यान में रखेंगे। देखिए बिहार में अगर जिलों की बात करेंगे तो सबसे अधिक गरीबी अररिया, पूर्णिया और सुपौल, ठीक है, टॉप 3 ध्यान में रखेंगे। अररिया में देखिए 52.07 है, पूर्णिया में 50 और सुपौल में 50। बिहार में सबसे कम गरीबी की बात करेंगे तो सिवान, मुंगेर, रोहतास, पटना और गोपालगंज, यहाँ पे टॉप 3 आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए इसके अलावा एक और डाटा है आपका 15-16 से 19-21 में कंपेयर करेंगे तो बिहार में पूर्वी चंपारण में सर्वाधिक सबसे जो है कमी की गई है इस गरीबी जो है बहुआयामी सूचकांक में। उत्तर प्रदेश की वैसे ही बात करेंगे तो यूपी स्पेशल के लिए है, यूपी स्पेशल में सबसे अधिक गरीबी आपका बहराइच में, इसके बाद श्रावस्ती और बलरामपुर। सबसे कम की बात करेंगे तो गाजियाबाद है, इसके बाद थोड़ा लखनऊ और आपका कानपुर, ठीक है। यूपी में ऐसे ही बात करेंगे तो हम लोग डिटेल में इसके ऊपर बात किए थे कि यूपी में जो है महाराजगंज जिले में जो है बहुआयामी गरीबी संख्या में सर्वाधिक कमी देखने को मिली है। अगला हम लोग इन्फॉर्मेशन देखे थे वैभव जो है आपका फेलोशिप आपका योजना, ठीक है। तो इसके बारे में बात हुई थी कि ये योजना जो है सबसे पहले किसके लिए था, तो ये योजना आपका प्रवासी, जो भी भारत के प्रवासी निवासी हैं इन्हीं के लिए ये योजना आपको है। अब ये 28 फरवरी 2023 को योजना जो है
ये आपको लेके आया गया है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना था। ठीक है, चलिए इसमें एक आध डाटा और आपको ध्यान रखना था। ठीक है, कि ये जो कार्यक्रम है 15 जून 2023 को आपको इसका घोषणा किया गया था, और इसमें जो है मेन टारगेट रखा गया था, उद्देश्य इसका ये था, ये हम लोग इसके ऊपर बात किए थे डिटेल में। इसका उद्देश्य है, देखिए वैभव फेलोशिप का उद्देश्य क्या था, तो भारत के उच्च शिक्षा, ठीक है, वैज्ञानिक संस्थानों के अनुसंधान परितंत्र में सुधार लाना। ठीक है, रिसर्च इकोसिस्टम में जो है बेहतर करने के लिए इसमें 18 सेक्टर था, इसके ऊपर हम लोग बात किए थे। अगला हम लोग देखे थे माहिर, ठीक है, मिशन ऑन एडवांस जो है एंड आपको हाई इम्पैक्ट रिसर्च, इसके बारे में बात हुआ था कि ये जो है ऊर्जा के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में आपको नवीनतम और उभरती हुई जो है प्रौद्योगिकी और अत्याधुनिक जो है अनुसंधान के लिए जो है लेके आया गया है। ठीक है, कि ऊर्जा के क्षेत्र में हम लोग बेहतर तरीके से आगे बढ़े। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहला बात आपको जो याद रखना है कि ये जो माहिर है, ये जो है प्रोग्राम किसके द्वारा लाया गया था, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, पहली बात तो ये दोनों के द्वारा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसका कार्यकाल कब तक रहेगा, तो 2023-24 वित्त वर्ष से लेके और 2027-28 तक। ठीक है, दूसरा बात ध्यान रखेंगे। चलिए अगला इंफॉर्मेशन हम लोग देखते हैं। ठीक, ओके, देखिए तो इसके ऊपर बात हो चुका था। नेक्स्ट हम लोग देखे थे राज्य जो है खाद्य आपका सुरक्षा सूचकांक। ठीक है, तो ये हमने बताया था कि आपको 2019 में जो है इसका प्रथम संस्करण आया था, विश्व खाद्य दिवस 7 जून के अवसर पे। ठीक है, तो ये जो है किसके द्वारा लाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना था। दूसरा तो ये केंद्रीय जो है आपका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, ठीक है, तो इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। अब इसमें जो है बेहतर प्रदर्शन करने वाले अगर राज्य की बात करें तो केरल नंबर 1 पे था, फिर आपका पंजाब, फिर तमिलनाडु। अब बिहार के लिए एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन है कि बिहार का जो है आपको राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा स्थान था, 19वां था। अब बिहार को इसमें अंक कितना मिला, 20.5 मिला। ठीक है, 19वां सबसे लास्ट जो है बिहार का स्थान रहा। अगर बात करें छोटे राज्यों में तो गोवा नंबर 1 पे रहा, फिर आपको मणिपुर। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे तो छोटे राज्यों में जो है मिजोरम को अंतिम स्थान मिला। ठीक है, अब ये भी कभी कभी डिटेल में आपसे इन्फॉर्मेशन पूछा जाता है तो पूछ दिया जाता है। बात करें केंद्र शासित प्रदेश का, तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में जम्मू कश्मीर नंबर 1 पे, फिर दिल्ली आपका चंडीगढ़, अंतिम में जो है आपका यहाँ पर लक्षद्वीप। अगला इन्फॉर्मेशन हम लोग देखे थे निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक। ठीक है, 2.0। ठीक है, तो ये जो है पहले भी लाया गया था, जो आपका परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है, लेकिन ये सफल उतना नहीं रहा था। अब जो है आपको पीजीआई 2.0 लाया गया है। ठीक है, तो पीजीआई 2.0 जो है आपको लेके जो आया गया है, आखिर ये काम क्या करेगा, ये देखिए स्कूली शिक्षा हो गया, साक्षरता विभाग हो गया, इसमें परिवर्तनकारी बदलाव लाने के लिए ये जो है किया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें जो है ग्रेडिंग वगैरह दिया जाता है। ठीक है, तो नाम ही है इसका प्रोग्रामिंग जो है आपका प्रोग्रामिंग, सॉरी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। तो ऐसे में जो है पीजीआई 2.0 की बात करें तो ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को रैंकिंग के बजाय क्या करेगा, ग्रेड देने का काम करेगा। अब इसमें जो है सबसे जो हाईएस्ट होगा, यानी 1000 में जो 940 से ज़्यादा लाएगा उसको दक्ष में रखा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए तो न्यूनतम ग्रेड में बात करें तो आकांक्षी 3 ये सबसे न्यूनतम ग्रेड है। अभी आइए हम लोग इसका इंडेक्स देख लेते हैं। तो ऐसे तो इसके दक्ष श्रेणी में जो है कोई शामिल नहीं रहा। देखिए दक्षता में जो है देखेंगे तो कोई नहीं, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कोई शामिल नहीं हुआ है। ठीक है, सीधे आएंगे तो ये आपका परचेस जो है सेकंड में चंडीगढ़ और पंजाब रहा। ठीक है, उसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप आकांक्षी 1 में देखेंगे तो यहाँ पे अंडमान निकोबार वगैरह यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, आकांक्षी 2 में देखेंगे यहाँ पे तो आपको असम बिहार वगैरह यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। तो आकांक्षी 2 में कौन शामिल है, आपका बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। तो इतना बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, अगला इन्फॉर्मेशन हम लोग देखे थे आपका NIRF इंडिया जो है रैंकिंग 2023। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये जो है आपको केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो है आपको ये जो है 29 सितंबर 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। ये इन्फॉर्मेशन हम लोग देखे थे। पहला संस्करण इसका 2016 में आया था। ठीक है, 5 जून 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल आपका रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत देश के उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए इंडिया रैंकिंग जो है जारी किया है। अब इसमें बहुत सारा आपको इसका 8वां संस्करण था और 5 श्रेणियों में इसमें जो है उच्च शिक्षा में रैंकिंग जारी किया जाता था। अब की बार जो है थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया गया है, कुछ ऐड किया गया है। तो ओवरऑल इसमें समग्र कैटेगरी में कॉलेज वाला में विश्वविद्यालय हो गया, अनुसंधान हो गया, नवाचार हो गया। ठीक है, तो इन सब में जो है आपको सबसे बेहतर जो है किसका स्थिति है बताया गया है। ठीक है, अब जो है अगर बात करें इंडिया रैंकिंग्स की तो इसमें अब की बार जो है 3 नया और ऐड किया गया है, कृषि संबंध क्षेत्र को, नवाचार को, वास्तुकला को।
ठीक है। ओवरऑल बात करें तो हम लोग देखे थे कि आईआईटी मद्रास जो है नंबर 1 पे है। ठीक है। उसके अलावा बात करें तो इसमें जो है ओवरऑल में शीर्ष 10 में उत्तर प्रदेश का जो है आईआईटी कानपुर था। बिहार की बात करें तो इसका आईआईटी पटना जो है 66 पे था ओवरऑल में। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। देखिए कॉलेज की श्रेणी में बात करेंगे आपका तो मिरांडा हाउस दिल्ली का हो गया। वहीं पे अगर विश्वविद्यालय की श्रेणी में बात करेंगे तो आईएससी आपका बेंगलोर हो गया। तो ये सब एक नज़र में ध्यान रखेंगे। ठीक है, अनुसंधान में आपका आईएससी बेंगलोर ही हो गया। ठीक है, तो ये सब डाटा हम लोग डिटेल में कल जो है इसके ऊपर बात किए थे। ठीक है, आवाज़ जो है साउंड सही नहीं आने की वजह से मैं डाटा थोड़ा सा आप सभी को रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए तो इसमें सारा डाटा ये सब कल हम लोग देखे ही थे कि नवाचार में आपका आईआईटी कानपुर है, इंजीनियरिंग में आपका आईआईटी मद्रास हो गया। ठीक है, इसके अलावा यदि ध्यान देंगे आप तो इसमें फार्मेसी के सेक्टर में देखेंगे तो राष्ट्रीय औषधीय जो है शिक्षा अनुसंधान संस्थान हो गया। चिकित्सा में आपका एम्स दिल्ली हो गया। ठीक है, उसके बाद विधि में जो आपका नेशनल लॉ स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी हो गया। ये सब चीज़ें हम लोग देखे थे। नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ और यहाँ से आपको प्रश्न बनाया जाएगा, इसके बारे में भी कल डिटेल में पढ़ा गया था। पहली फैक्ट तो याद रखेंगे कि 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, 28 मई 2023 को। ठीक है, साथ साथ इसमें 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया और स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया। ठीक है, और एक बात और इसमें कि इसमें स्पीकर के कुर्सी के बगल में हमने देखा था कि सेनेगल को जो है इसमें स्थापित किया गया था। अब ये डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? तैयार की फर्म तो आपका था एससीपी डिजाइन प्लानिंग। ठीक है, मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसको तैयार किया गया था। ठीक, ये सब बात ध्यान रखेंगे। साथ साथ संसद भवन जो है कैसा है? त्रिभुजकार है आपका और ये 4 मंजिला है। ठीक है, 64,500 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। इसमें 3 जो है प्रवेश द्वार है, ज्ञान, शक्ति और कर्म द्वार। ठीक है, इसके अलावा नए संसद भवन में देखेंगे तो लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 888। और यहाँ पे राज्यसभा का कितना है? 384। तो 888 हो गया और आपका 384 हो गया। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं 12 और ये हो गया 16, 17, ये हो गया 12, टोटल 1272 सीट हो गया अब। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 1272, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, नए संसद भवन की बात करेंगे तो लोकसभा का आंतरिक हिस्सा जो है राष्ट्रीय पक्षी मोर के आधार पे, जबकि राज्यसभा में जो है राष्ट्रीय पुष्प कमल के आधार पे। इसके साथ ही नए संसद भवन के प्रांगण में देखेंगे तो राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद को लगाया गया है। ठीक है, तो ये सेनेगल का बात था, सेनेगल का स्थापित किया गया था, इसके ऊपर में बात किए थे। ठीक है, सेनेगल के ऊपर बात हुआ था कि सेनेगल के शीर्ष पे जो है आपका भगवान शिव के पवित्र जो है बैल नंदी का जो है यहाँ पे चित्र वगैरह दिया गया है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके थे। ठीक है, अगला इन्फॉर्मेशन जो हम लोग देखे थे उड़ान 5.1। देखिए पहला इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखा गया था, नेशनल सिविल जो एविएशन पॉलिसी की घोषणा थी ये। ठीक है, 2016 में। तो 2016 में आपका उड़ान स्कीम जो है उड़ान स्कीम लेके आया गया। ठीक है, पहली बात। ठीक है, तो उड़ान स्कीम आपका 2016 में आया। अब वैसे में जो है इसको कंटिन्यू रखा गया 1.0, 2.0 ऐसे करके। अभी जो है उड़ान 5.0 चल रहा है, लेकिन हमको बात करना है उड़ान 5.1 का। देखिए उड़ान स्कीम जो है हवाई संपर्क बनाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है, कनेक्टिविटी को बेहतर करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, उड़ान 5.1 में क्या है? तो इस योजना को जो है विशेष रूप से 24 मई 2023 को जो है इसको लाया गया। लक्ष्य क्या है इसका? कि सुदूरवर्ती जो क्षेत्र है हेलीकॉप्टर के माध्यम से इसको कनेक्ट करना। ठीक है, कर्नाटक विधानसभा चुनाव का बात हुआ था। ठीक है, 15वां आपको विधानसभा चुनाव था, कर्नाटक विधानसभा चुनाव। इस बार जो है बहुमत यहाँ पे अगर वोटिंग की बात करें तो इस बार जो है आपको काफ़ी ज़्यादा वोटिंग देखने को मिला। ठीक है, और कर्नाटक विधानसभा का परिणाम भी आ चुका है, तो परिणाम हम लोग को जानना चाहिए। वैसे में हम लोग परिणाम के ऊपर बात किए थे हम लोग कि इसमें अभी मुख्यमंत्री वहाँ के कौन बन गए? सिद्धारमैया बन गए हैं। ठीक है, उप मुख्यमंत्री जो है डीके शिव कुमार को बनाया गया है। ठीक है, कर्नाटक विधानसभा में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 135 सीट के साथ नंबर 1, जबकि जनता पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 पर रही। हम लोग नेक्स्ट बात किए थे ऑपरेशन जो है समुद्र गुप्तम। ठीक है, ये यहाँ से अपने को बात करना था ऑपरेशन जो है समुद्रगुप्त से। तो आइए एक एक करके यहाँ पे हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, देखिए ये आपका 2022 में किसके द्वारा? तो एनसीबी के द्वारा, यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा ऑपरेशन समुद्रगुप्त की शुरुआत की गई। पहली बात तो याद रखेंगे। दूसरा, इसका उद्देश्य आखिर क्या है? तो जो हिंद महासागर का क्षेत्र है, ठीक है, ये जो हिंद महासागर वाला क्षेत्र है, इसमें नशीले पदार्थों के तस्करी को रोकना इसका लक्ष्य है। ठीक है, इसकी ऑपरेशन में देखेंगे तो भारतीय नौसेना और एनसीबी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो जो हिंद महासागर का क्षेत्र है वहां पे नशीले पदार्थों के तस्करी को रोकना किसका लक्ष्य है? ऑपरेशन समुद्रगुप्त का पहला बात। चलिए अब नेक्स्ट अगर ध्यान रखेंगे तो इसके तहत, इस ऑपरेशन के तहत 13 मई 2023 की उपलब्धि है कि लगभग आपको 2500 केजी मेथा जो है फेंटामाइन इसको जब्त किया गया। अब ये मेथाफेंटामाइन क्या है? ठीक है, तो देखिए अगर इसकी बात करेंगे मेथाफेंटामाइन की, तो ये एक शक्तिशाली क्या है? अत्याधिक
जो है व्यसनकारी उत्तेजक है, हाईली एडिक्टिव एक क्या है आपका स्टिमुलेंट है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है। मेटा जो आपका फेम्टामाइन है, ये मस्तिष्क में क्या करता है, एक प्राकृतिक रसायन जो डोपामाइन है, इसकी मात्रा को बढ़ा देता है। ठीक है, तो डोपामाइन बढ़ाने का काम करता है। डोपामाइन क्या करता है, आपको शारीरिक गतिविधि, अभिप्रेरण इत्यादि में क्या होता है, इसके लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। अब ये जो अगर नाम आपसे कहीं पूछ दिया जाता है तो ये बात ध्यान रखेंगे, और इसी के अंतर्गत ये सब मेंस वगैरह में वैसे पूछा जाएगा। खैर, ये जो है प्री में भी एक आध फैक्ट यहाँ से बनाया जा सकता है। स्वर्ण त्रिभुज और स्वर्ण जो है अर्धचंद्र के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, बात करें इसका तो विश्व के 2 सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्र कौन है, तो ये जो है भारत जो है विश्व के 2 सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्र के मध्य ही है। ठीक है, और इसमें जो देखेंगे तो एक स्वर्ण त्रिभुज, गोल्डन ट्रेंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और एक आपका स्वर्ण अर्ध जो है चंद्र। अभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वर्ण जो त्रिभुज में कौन कौन आते हैं, ज्योग्राफी में आप सभी देखे होंगे। स्वर्ण त्रिभुज में जो है 3 देश यहाँ पे, थाईलैंड, म्यांमार और लाओस, यहाँ पे आपको अफीम का उत्पादन किया जाता है। तो ये स्वर्ण जो है आपका त्रिभुज का बात हो गया। अगर बात करें स्वर्ण अर्ध चक्र का, किन्हीं को अगर लेक्चर स्लो लग रहा होगा, बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम टाइम में सारा कंटेंट आपको दे दें। ठीक है, फिर भी आप फास्ट करके सुन सकते हैं। देखिए, स्वर्ण अर्ध चक्र का बात करें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान इसमें आते हैं। ठीक है, चलिए अगला इन्फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं। अगला इन्फॉर्मेशन है आपका पहला भारतीय वायुसेना जो है विरासत केंद्र। ठीक है, तो ये पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र बना है। ठीक है, और ये कहाँ बना है, तो ये आपको चंडीगढ़ में, कहाँ बना है, चंडीगढ़ में बना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। देखिए 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा जो है पहला वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, स्थापना कहाँ की हुआ है, चंडीगढ़ में। अच्छा, आखिर उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य इसका है कि भारतीय वायुसेना का जो गौरवशाली इतिहास है उसको लोगों तक पहुंचाना। सिंपल सा कहानी ये है। ठीक है, ये सब बात याद रखेंगे। अगला जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पे खबर है आपका मणिपुर हिंसा। ठीक है, काफी चर्चा में रहा था और ये काफी शर्मनाक रहा था घटना यहाँ पे। खैर, मणिपुर अब चूंकि चर्चा में रहा है तो मणिपुर से ज्योग्राफी से रिलेटेड भी कुछ प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, मणिपुर जो है 3 राज्य नागालैंड, असम, मिजोरम के साथ सीमा साझा करता है। इसके अलावा देखेंगे तो ये म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। ठीक है, मणिपुर में टोटल 16 जिले हैं। अब यहाँ से आप चूंकि चर्चा में है तो पॉलिटी से भी कुछ प्रश्न बनाए जा सकते हैं। ठीक है, आमतौर पे राज्यों के घाटी और पहाड़ी जिलों में विभाजित निकाय के रूप में देखा जाता है। पहाड़ी जिलों की संख्या यहाँ पे 5 है, और जबकि ये राज्य के 90% क्षेत्र आच्छादित करते हैं, जबकि घाटी जिलों में बात करें तो यहाँ पे 10%। ठीक है, तो ये मणिपुर के बारे में याद रखेंगे कि मणिपुर जो है 3 राज्यों के साथ जो है सीमा शेयर करता है। ज्योग्राफी में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, जो अधिक चर्चा में होता है वहां से प्रश्न जो है बनाए जाते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा में बात करें तो म्यांमार के साथ ये सीमा जो है शेयर करता है। ठीक है, इसके अलावा एक और बात करेंगे तो ये यहाँ पे जो है कौन सी जातियाँ निवास करती है, तो 3 जातियाँ, एक जो है मैतई और एक नागा और एक कुकी। ठीक है, कुकी चीन, 3 यहाँ पे जातियाँ निवास करती है, मैतई, नागा, कुकी चीन। ठीक है, मैतई समुदाय में देखेंगे तो इसमें ये लोग जो है मुख्यतः घाटी जिलों में रहते हैं, मैती समुदाय। जबकि नागा और जो है कुकी चीन ये कहाँ रहते हैं, जनजाति पहाड़ी जिलों में ये लोग निवास करते हैं। अब जो बात याद रखना है कि ये जो मामला आपका मार्च 2023 में मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा गैर जनजातीय मैती समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करने हेतु विचार करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिया गया, और वहीं से मामला बिगड़ा और वहाँ पे जो है हड़प जो है ये देखने को मिला। खैर, आपको जो यहाँ पे प्रश्न बनाया जा सकता है, ये बात याद रखेंगे कि मणिपुर हिंसा जांच के लिए कौन सा आयोग जो है बनाया गया है। तो देखिए 4 जून 2023 को केंद्र सरकार के द्वारा एक आयोग की गठित की गई। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, नाम है इनका अजय लांबा इस आयोग के अध्यक्ष हैं। तो मणिपुर हिंसा जांच आयोग के अध्यक्ष कौन हो गए, अजय लांबा। ये आपको बात ध्यान रखना है। आयोग में 2 अन्य सदस्य भी हैं। पूर्व आईएएस हैं आपका अधिकारी हिमांशु शेखर, और इनके अलावा एक और नाम है आईपीएस जो है आपको अधिकारी आलोक प्रभाकर। तो 3 लोग हैं, अजय लांबा इसके अध्यक्ष हो गए। ठीक है, साथ साथ हिमांशु शेखर और आलोक प्रभाकर। ये जो है आरक्षण को लेकर वहां पे मामला बिगड़ा था, और ऐसे में जो आपको हड़प झड़प देखने को मिला था। एक और जो है अलग ये डाटा याद रखेंगे, मणिपुर शांति समिति का गठन किया गया। ये 10 जून 2023 को केंद्र सरकार के द्वारा गठित किया गया मणिपुर में शांति समिति का। तो मणिपुर के जो है राज्यपाल अनुसुईया उइके जो है इस समिति की अध्यक्षता करेंगी। ठीक है, किसकी, मणिपुर की शांति जो है आपको समिति का। ठीक है, समिति में कुछ अन्य सदस्य भी होंगे, जैसे मणिपुर के मुख्यमंत्री हो गए एन बीरेन सिंह, राज्य सरकार के कुछ मंत्री हो गए, सांसद वगैरह इसमें शामिल होंगे। अब नेक्स्ट मैटर देखते हैं,
राष्ट्रीय विनिर्माण नवोन्मेष सर्वेक्षण 2021-22। ठीक है, चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण की बात करें, ठीक है, 21-22 की, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के द्वारा संचालित एक संयुक्त अध्ययन है। ठीक है, तो ये जो आपका राष्ट्रीय विनिर्माण नवोन्मेष सर्वेक्षण की बात करें, ठीक है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे की बात करें, तो इसमें दो लोग, ठीक है, पहला कौन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार, दूसरा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, दोनों लोग मिलकर जो है इसका अध्ययन करते हैं। उद्देश्य क्या है इसका, तो भारत में जो निर्माण फॉर्म है, ठीक है, में नवाचार प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, ठीक है, कि नवाचार इनोवेशन का जो है, ठीक है, आपको इस्तेमाल जो है कहाँ जो है सबसे अच्छा हो रहा है, ये सब इसका मूल्यांकन करने का टारगेट है। 2011 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा संचालित प्रथम राष्ट्रीय नवाचार सर्वेक्षण का जो है अनुसरण में ये किया गया है। ठीक है, अब देखिए जो बात आपको याद रखना है, ये 27 अप्रैल 2023 को आपको राष्ट्रीय विनिर्माण नवोन्मेष सर्वेक्षण 2021-22 जारी किया गया। ठीक है, फॉर्म स्तरीय सर्वेक्षण है ये, नवाचार के क्षेत्रीय जो है प्रणाली के ऊपर यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, इस सूचकांक में आपको 28 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग कि इस सूचकांक में जो है बेहतर प्रदर्शन कौन किया है। तो देखिए बड़े राज्यों में देखेंगे तो कर्नाटक, फिर तेलंगाना, तमिलनाडु, जबकि देखेंगे तो बिहार इस श्रेणी में अंतिम स्थान पर रहा है। तो नवाचार की बात करेंगे तो इसमें कर्नाटक नंबर 1, याद रखेंगे, कर्नाटक हो गया नंबर 1, तेलंगाना आपका नंबर 2 पे हो गया, तमिल जो है नंबर 3 पे हो गया। ठीक है, जबकि बिहार की बात करेंगे तो वो आखिरी पैदान पे है, ठीक, बड़े राज्यों के कैटेगरी में। ठीक, चलिए पहाड़ी राज्यों का डाटा यहाँ पे दिया है, चाहे तो आप याद रख सकते हैं, नहीं तो इसको याद नहीं रख सकते हैं, ये जनरली नहीं पूछा जाता है। उत्तराखंड को जो है शीर्ष स्थान प्राप्त है। ठीक, जबकि देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश में तो यहाँ पे दादर नगर हवेली दमन दीव को जो है शीर्ष स्थान यहाँ पे प्राप्त है। जम्मू कश्मीर को इसमें आखिरी स्थान प्राप्त है। अगला देखते हैं, भारत में जो है जल निकायों की प्रथम गणना। देखिए वर्तमान में भारत में जो है विश्व की लगभग आपको पता है 18% जनसंख्या निवास करती है। हालांकि वैश्विक जल संसाधन की बात किया जाए तो मात्र यहाँ पे 4% है। तो जल संसाधन तो अपने पास 4 है, लेकिन जनसंख्या कितना 18% यहाँ पे निवास करती है। ठीक है, मेंस से रिलेटेड एक पॉइंट हो गया, वहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा संपूर्ण देश में पहली बार जल निकायों की गणना जो है संचालित की गई। तो पहली बार जो है आपका वाटर बॉडीज का यहाँ पे गणना किया गया, किसके द्वारा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, अब इसमें जो है आपका प्राकृतिक और मानव निर्मित जो भी जल निकाय हैं, जैसे आपका तालाब हो गया, टैंक हो गया, झील, इन सब को जो है अतिक्रमण से जुड़े आंकड़े को जो है इसमें शामिल किया गया। अब देखिए आपको बात ध्यान रखना है, पहली बार किया जा रहा है। अप्रैल 2023 में भारत में जल निकायों की पहली गणना का रिपोर्ट जारी किया गया। ये रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी किया गया, तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, उद्देश्य क्या है, सभी जल निकायों हेतु एक राष्ट्रीय डाटाबेस को विकास करना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, अब देश में देखेंगे तो टोटल आपको ठीक है यहाँ पे 24 लाख जो है आपका 24,540 जल निकाय हैं। ये रिपोर्ट क्या बता रहा है कि देश में कितने हैं, तो आपको 24,24,540 जल निकाय हैं, जिसमें से आपको बता रहा है कि 97.1% ग्रामीण क्षेत्र में है, जबकि 2.9% शहरी क्षेत्र में है। ठीक है, तो ये जो है आप एक नज़र में इस डाटा को ध्यान रख सकते हैं। अगर जल निकाय की संख्या के मामले में बात किया जाए तो शीर्ष राज्य में सबसे नंबर आपको पश्चिम बंगाल। चलिए डाटा जो है अगले पेज पे दिया है, हम इसको देख लेते हैं। जल निकाय के मामले में यदि देखें तो शीर्ष पे जो है आपका पश्चिम बंगाल है नंबर 1 पे, चाहे शहरी क्षेत्र की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र की बात करें। ठीक है, शहरी क्षेत्र में तमिलनाडु है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में आपका नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश है। ठीक है, इतना बात ध्यान रखेंगे। तो जल निकाय की बात की जा रही थी, 78% जो है मानव निर्मित है और 22% क्या है, प्राकृतिक है। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। चलिए बाकी उत्तर प्रदेश में जल निकाय की कुल संख्या यहाँ पे आपका 2,45,087 है। ठीक है, तो मोटा मोटा इफेक्ट जो है ध्यान रखेंगे। अब यूपी स्पेशल में हो सकता है प्रश्न पूछा जाए, बाकी चांसेस कम है। ऐसे ओवरऑल ध्यान रखेंगे कि जल निकायों की संख्या में शहरे हो या गांव हो, दोनों में जो है नंबर 1 पे पश्चिम बंगाल है। ठीक है, गांव में नंबर 2 पे आपका उत्तर प्रदेश। अगला इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, केरल जो है जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया। ठीक है, तो जल बजट की बात करें, वाटर बजट की, तो किसी प्रणाली में प्रवेश करने वाला या उससे बाहर जाने वाले जल की मात्रा का मापन या किसी जल कुंड या जल वृंत के संदर्भ में आपूर्ति के स्रोत तथा संबंधित मोचन के मूल्यांकन का एक साधन है।
ठीक है, तो जल बजट बनाया गया है, इतना बात ध्यान रखेंगे। तो देश में जल बजट तैयार करने वाला राज्य कौन हो गया आपका? केरल हो गया। ठीक है, अब अगर देखेंगे तो 17 अप्रैल का बात है 2023 का, केरल के मुख्यमंत्री जो है पिनाराई विजयन, इनके द्वारा जल बजट प्रस्तुत किया गया। पहली बार केरल सरकार के द्वारा गर्मियों में जल संकट से निजात पाने के लिए जल बजट अपनाया गया। ठीक है, उधर आपको जल संकट देखने को मिलता भी है। जल बजट के अंतर्गत प्रथम चरण में 15 ब्लॉक पंचायत, 94 जो है आपको ग्राम पंचायत को सम्मानित भी यहाँ पे समाहित किया गया। तो ये मोटा मोटा बात ध्यान रखेंगे, ये एक अलग फैक्ट है इसी से रिलेटेड। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023, देखिए 22 से 24 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन न्यूयॉर्क में संपन्न हुआ। आपसे पूछा जाए बताइए कि जल सम्मेलन जो है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ, तो आप बताएंगे न्यूयॉर्क अमेरिका में। इस सम्मेलन में मेजबानी किसके द्वारा? तो ताजिकिस्तान और नीदरलैंड के द्वारा किया गया। 1977 में अर्जेंटीना में जो है जल सम्मेलन के बाद ये आपको जल सम्मेलन दूसरा देखने को मिला था। एक बार 1977 में हुआ था, फिर यहाँ पे आपको 22 से 24 मार्च 2023 को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगला देखें, राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023। चिकित्सा उपकरण को व्यापक वर्गीकरण निम्नलिखित में किया जाता है। आप चिकित्सा में देखेंगे तो बहुत तरह के उपकरण आपके आ जाएंगे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो गए, प्रत्यारोपण हो गए, उभयोग हो गए, डिस्पोजल हो गया, ये सब जो है उपकरण है। तो भारत सरकार के सहयोग से हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 4 चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित किया जाएगा। तो बात ध्यान रखेंगे कि 4 चिकित्सा उपकरण पार्क कहाँ कहाँ लगाया गया है? एक हिमाचल प्रदेश, एक मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। पहली बात तो याद रखेंगे। ठीक है, अब सिंपल सा बात है, चिकित्सा उपकरण का पार्क लगाने का क्या फायदा है? तो सिंपल सा बात है कि आपको देखिए 2023 में नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 जो है इसको मंजूरी दी। ये तो आप फैक्ट ध्यान रखेंगे। अब इसमें जो है चिकित्सा जो भी उपकरण है, जो चिकित्सा मेडिकल वगैरह में जो भी आप उपकरण देखते हैं, उनको वैश्विक बाजार में आपको 25 वर्षों में 10 से 12% हिस्सेदारी करने का है। यानी ओवरऑल जो है वर्ल्ड वाइड कम से कम 10 से 12% भारतीय चिकित्सा उपकरण रहे, ऐसा जो है टारगेट है भारत सरकार का। ठीक है, तो 2030 तक चिकित्सा उपकरण के क्षेत्र में 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 50 अमेरिकी बिलियन जो है डॉलर वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति आया, तो इसका लक्ष्य क्या है? चिकित्सा के क्षेत्र में जो है उपकरणों में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाना। और ऐसे में 4 राज्यों को चिन्हित किया गया, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। अगला इंफॉर्मेशन है आपका भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा, यहाँ पे वर्ड ध्यान देंगे, सबसे पहला नहीं पूछा गया, सबसे बड़ा पूछा गया है। देखिए, तो विश्व भर में पुस्तकों को, ग्रामों को पठन पाठन लेखन पुस्तकों के प्रति प्रेम को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया जाता है। अब ये जो है आपका बात किया जाए भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम का, तो जम्मू एंड कश्मीर का आपका बांदीपुरा जिले का अरगम गांव भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम बन गया है। तो याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर का बांदीपुरा जिले का अरगम गांव क्या है? भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम है। तो भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम हो गया आपका अरगम गांव। ठीक है, पहला बात तो याद रखेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो है आपसे अगर पूछा जाए कि विश्व का पहला पुस्तक नगर बताइए। ठीक है, हेन आईवे जो है वर्ल्ड फर्स्ट बुक टाउन है। ठीक है, हेन आईवे, यह वेल्स यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। तो हेन आईवे जो है विश्व का पहला पुस्तक नगर है। ठीक है, चलिए, तो अरगम जो है गांव भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम। विश्व का पहला पुस्तक नगर कौन हो गया? आपका हे आनवे का है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, आगे एक आधी इंफॉर्मेशन, अगर भारत का पहला पुस्तक ग्राम पूछ दिया जाए तो आपका जो है आंसर चेंज हो जाएगा। देखिए 2000 जो है आपको 2017 में भिलार गांव जो महाराष्ट्र के सतारा जिला में स्थित है, देश का पहला पुस्तक ग्राम था। तो आपसे देखिए प्रश्न यहाँ पे 2 बनाया जा सकता है। देश का पहला पुस्तक ग्राम पूछा जाए, आप आंसर क्या करेंगे? तो महाराष्ट्र का सतारा में स्थित क्या है? भिलार गांव। तो भिलार गांव देश का पहला पुस्तक ग्राम है। जबकि देश का सबसे बड़ा पूछा जाए तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2022 में झारखंड का जामताड़ा जिला जो है हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया। अब एक और प्रश्न यहाँ से आपके लिए हो गया, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए भारत का जो है, ये झारखंड का जो है जामताड़ा जिला क्या हो गया? हर एक गांव में यहाँ पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना है। ठीक है, जबकि 2022 में देखेंगे दिसंबर में, तो केरल का जो है धर्मदम
को भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र भी घोषित किया गया। ये सब चीजें जो आप ध्यान रखेंगे। देखिए अगला इन्फॉर्मेशन है आपका अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। अब देखिए अरावली ग्रीन वॉल परियोजना क्या है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में आप सभी को पता है। इसका विस्तार 4 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है, जैसे दिल्ली हो गया, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। तो अरावली जो है इसका विस्तार कहाँ देखने को मिलता है, दिल्ली, हरियाणा, आपको राजस्थान और गुजरात। दिल्ली में जाके एंड हो जाता है। ठीक है, यह भारत का नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला में से एक है, सबसे पुराना, और ये अपने जो है प्रौढ़ अवस्था में है, अपने हाइट को खोता जा रहा है दिन पर दिन। वर्तमान में ये पर्वत श्रृंखला अपक्षय और अपर्दन के कारण अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। ठीक है, रेसिडुअल माउंटेन इसको आप बोल सकते हैं। हाल ही में अरावली पर्वत श्रृंखला को अपक्षय, अपर्दन और मरुस्थलीकरण और भूमि संरक्षण से बचाने के लिए अरावली जो है ग्रीन वॉल परियोजना शुरू किया गया है, ताकि इसको बचाया जा सके। इसीलिए कौन सा परियोजना लेके आया गया है, अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। अब ये किसके द्वारा लाया गया, तो भूपेंद्र यादव जो पर्यावरण वन जो है जलवायु मंत्री हैं, इन्हीं के द्वारा अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। अब क्यों लाया गया आपको तो एक बात पता हो गया, इसके संरक्षण के लिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है 21 मार्च, इसके अवसर पे हरियाणा के टिकली गांव में इस परियोजना का शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो अरावली जो है ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत कहाँ किया गया, आपको हरियाणा में। ठीक है, दूसरा बात याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च के अवसर पे। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाएगा, ये ग्रीन वॉल परियोजना में आपका इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो अरावली पर्वत है श्रृंखला के आसपास 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र में हरित बनाना। ठीक है, जिससे इसका संरक्षण हो सके। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे क्या किया जाएगा, 5 किलोमीटर में आपको वानिकी के माध्यम से आपको इसमें भूमि क्षरण या मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए यहाँ पे वन वगैरह आपको लगाया जाएगा। सिंपल सा बात ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देख भी सकते हैं 60 लाख हेक्टेयर में इस पर्वत श्रृंखला का विस्तार है टोटल अरावली का। और अरावली का विस्तार 4 राज्यों में है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली। ठीक है, ज्योग्राफी में आप सब इसके बारे में अच्छे से जो डिटेल में जाने होंगे। ठीक है, तो 4 राज्य हो गए, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली। ठीक है, अब इसको संरक्षण के लिए जो है आपको परियोजना लेके आया गया है। अब कैसे इसका संरक्षण किया जाएगा, तो आप वन रोपण करेंगे, वनीकरण करेंगे, जल स्रोतों की बहाली के माध्यम से अरावली को हरित क्षेत्र बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो इन्फॉर्मेशन है आपका, ये उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से है। अब उत्तर प्रदेश के लिए जो है स्पेशल हो सकता है, बाकी हो सकता है अन्य स्टेट जिसमें कहीं पूछ दे, पर चांसेस थोड़ा कम है। ये उत्तर प्रदेश का आपका खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है। खाद्य प्रसंस्करण की बात करें तो कृषि और उद्योग के बीच एक कड़ी है ये खाद्य प्रसंस्करण। देखिए खाद्य प्रसंस्करण क्या करेगा, कृषि और उद्योग के बीच एक क्या करेगा, मीडिएटर की भूमिका निभाएगा। देखिए कृषक कृषि कर रहे हैं, अगर मान लीजिए उसका सही से अगर इस्तेमाल हो तो उद्योग धंधा भी इसके ऊपर बहुत बेहतर जो है काम कर सकता है। देखिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की बात किया जाए तो भारत में खाद्य बाजार का लगभग 32% आपका विनिर्माण सकल घरेलू उत्पाद जो है जीडीपी का 14%। ठीक है, और निर्यात में 12% का कुल औद्योगिक निवास का 6% है। वर्तमान में देखिए तो अगर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में बात करें उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी की तो ये कितना है, 6% है। तो यूपी स्पेशल है, इसको ध्यान रखेंगे। तो वर्तमान में जो है उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण में कितना हिस्सेदारी है, 6%। अब इसको उत्तर प्रदेश सरकार का टारगेट है कि 6 से कितना कर दे, इसको 20% तक कर दे। और ऐसे में ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है लेके यहाँ पे आया गया है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 22 से 27 लेके आया गया है। टारगेट है कि हिस्सेदारी को अपना बढ़ाना 6 से 20% तक करना। 5 वर्षों में नई नीति का क्रियान्वयन होगा और ऐसे में इसमें बढ़ावा देने का काम किया जाएगा। अगला इन्फॉर्मेशन है आपको, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल गया। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि इसका एक कंडीशन होता है, पॉलिटी में आप सभी इसको राज्य व्यवस्था में देख चुके होंगे ऑलरेडी। ठीक है, तो चाहे चुनाव चिन्ह की बात हो, चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के तहत राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ मानदंड दिए गए हैं। अब ये पॉलिटी में आप लोग प्रश्न भी बनाए होंगे। देखिए पहला कंडीशन क्या है, कब किसी दल को जो है राष्ट्रीय दल बनाया जाएगा, तो पहला कंडीशन लोकसभा या विधानसभा, लोकसभा या विधानसभा के किसी भी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल को न्यूनतम किन्हीं 4 राज्यों में, प्रत्येक राज्यों में 4 राज्यों में से प्रत्येक राज्य में कुल वैध मतों का न्यूनतम 6% मत प्राप्त होना चाहिए, पहला कंडीशन। और उसने लोकसभा के न्यूनतम 4 सीटें जीती हो। अगर ये कंडीशन कोई फुलफिल करता है, ठीक है, तो उसको जो है राष्ट्रीय दल बनाया जाएगा। पहला कंडीशन ध्यान रखेंगे, ऑलरेडी ये पॉलिटी में आप लोग पॉइंट देखे होंगे। दूसरा कंडीशन ये है कि लोकसभा के पिछले आम चुनाव में उस दल को कुल सीटों की
न्यूनतम 2% सीट पे विजय प्राप्त हो और उस सदन में न्यूनतम 3 राज्यों में ये दल के प्रत्याशी भी निर्वाचित हुए हैं। तीसरा कंडीशन आपको है राजनीतिक दलों को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। तो ये तीनों कंडीशन में अगर कोई कंडीशन एक फुलफिल करता है तो किसी दल को राष्ट्रीय दल बनाया जाएगा। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी को जो है राष्ट्रीय दल बनाया गया। आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो अभी यहाँ पे मुख्यमंत्री आपको दिल्ली में देखने को मिलेंगे, अरविंद केजरीवाल। अब ये राष्ट्रीय दल आपका बन गया है और इसका जो है चिन्ह देखेंगे तो इसका चिन्ह झाड़ू छाप है। अगर आप बात करेंगे तो कुछ जो है यहाँ पे राष्ट्रीय पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया, जैसे अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, इससे जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया। दूसरा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और तीसरा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ठीक है। तो ये तीनों से जो है आपको राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया, ये भी बात ध्यान रखेंगे। वर्तमान में ओवरऑल भारत में जो है टोटल 6 राष्ट्रीय दल हैं। तो अभी टोटल जो है भारत में कितने हैं? 6 राष्ट्रीय दल हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। और आम आदमी पार्टी जो है अभी राज्य स्तरीय का पार्टी बना गुजरात में, और वैसे में इसको जो है आपको क्या बना दिया गया, यहाँ पे राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया गया। चलिए, अब जो है राष्ट्रीय दल अभी वर्तमान में कौन कौन है इसके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे, हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए। तो पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी हो गया, भारतीय बहुजन समाज पार्टी हो गया, इसके अलावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी, ठीक है। तो याद रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी, ये सब क्या है आपको राष्ट्रीय दल का दर्जा इनको मिला हुआ है, ठीक है। तो ये जो है आपका इन्फॉर्मेशन हो गया। अगला देखिए, वाइब्रेंट जो है विलेज प्रोग्राम है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा अपने बजट भाषण 22-23 में जो है आपको वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में बताया गया, घोषणा किया गया। अब देखते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में आखिर क्या किया जाएगा। देखिए, तो जो छिटपुट जनसंख्या वाले, जो सीमित कनेक्टिविटी वाले और संरचना वाले, जो नॉर्दर्न जो है बॉर्डर वाले हैं, उत्तरी सीमा या सीमावर्ती गांव वाले हैं, इनको जो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा वाइब्रेंट जो है विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया गया, कब? 10 अप्रैल 2023 को, ठीक है। इस कार्यक्रम में आपको देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिलों की एक सीमावर्ती गांव कीवीतू में इसको लॉन्च किया गया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। अब इसमें सिंपल सी बात यही है कि ये केंद्र प्रायोजित योजना है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वित्त वर्ष जो है 2022-23 से 2025-26 तक इसको मंजूरी दिया गया। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत आपको 48 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। इसके में देखेंगे तो 4 राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम, उत्तराखंड, ठीक है, इन सबको जो है इसमें इन इन सबों को इसमें ध्यान में रखते हुए 19 जिले और 46 ब्लॉक में लगभग 2,967 गाँव के समग्र विकास किया जाएगा। तो 2,967 गाँव को विकास जो है इसमें किया जाएगा। प्रथम चरण में देखेंगे तो 662 गाँव। अभी सब बात ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि प्रथम चरण में कितने गाँव को विकास किया जाएगा, ठीक है। इतना बात ध्यान रखेंगे कि सीमावर्ती जो गाँव है वहाँ पे लोगों के जीवन स्तर में क्या लाना है? सुधार लाना है, और वैसे में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम आपको काम करेगा, ठीक है, ताकि वैसा वहाँ पे व्यवस्था दे दिया जाए जिससे पलायन रुक सके, ठीक है। इन गाँव में लोगों का पलायन रोकने के में ये मदद करेगा, ठीक। तो ये है आपका वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ठीक। वाइब्रेंट जो है विलेज एक्शन प्रोग्राम ग्राम पंचायतों की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा निर्मित किया गया। अब आगे ये चुनाव था तो इसको भी देख लेते हैं। देखिए, मेघालय में, नागालैंड में, त्रिपुरा में विधानसभा निर्वाचन हुआ, ठीक है। तो इसमें देख ले, मोटा मोटा बात आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अभी सब जो चर्चा रहता है तो पॉलिटी में भी यहाँ से प्रश्न बनता है, ठीक है। तो 3 राज्य में आपको मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में चुनाव हुआ, ठीक। और इसमें जो देखेंगे तो एक एक करके देखें तो मेघालय की बात करेंगे तो मेघालय में टोटल आपको 60 सीट है, ठीक है। और 60 सीट में से 55 सीट अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है, ये भी बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 60 में कितना है? 55 जो है अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर जो है ये मेघालय में क्या स्थिति रहा। देखिए, तो परिणाम इसका ये रहा कि यहाँ पे 7 मार्च 2023 को कोनराड के संगमा ये मुख्यमंत्री बने मेघालय के। तो ये बात याद रखेंगे, कोनराड के संगमा मुख्यमंत्री बन गए, पहली बात ये याद ध्यान रखेंगे। अब उप मुख्यमंत्री को भी एक नज़र में ध्यान सकते हैं, पिस्टोन जो है टाइसंग तथा आपका सिनी अवलंबधर, इनको उप मुख्यमंत्री, ठीक है। तो आपका केनराड जो है आपका कोनराड के संगमा क्या बन गए? यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए।
ये बात ध्यान रखेंगे। और नेशनल पीपुल्स पार्टी सबसे ज़्यादा यहाँ पे सीट जीती, इसके बाद आपका यूनाइटेड डेमोक्रेटिक, फिर आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। एक नज़र में इनको भी ध्यान रखेंगे। टोटल 7 सीट वाला है। आगे देखिए नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में 13वीं जो है विधानसभा का चुनाव था, ठीक है। और इसमें देखेंगे तो विधानसभा में देखेंगे तो 60 सीटों में 59 सीटें जो है आरक्षित है। ये सब भी थोड़ा सा तथ्य ध्यान रखेंगे, एग्जामिनर हो सकता है कहीं से यहाँ से आपसे प्रश्न जो है बनाया जाए। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि पहली बार यहाँ पे एक महिला विधायक चुनी गई है नागालैंड में, ठीक है, ये थोड़ा हाईलाइटेड है। और ये एनडीटीपी की विधायक है, नाम है हेकानी जखालू, ठीक है, हेकानी जखालू जो है पहला महिला विधायक रही हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि नागालैंड के आखिर मुख्यमंत्री कौन बने, तो ये आपको नेफ्यू रियो, ठीक है, नेफ्यू रियो जो है नागालैंड के मुख्यमंत्री रखें, ठीक है। तो यहाँ पे नेशनल डेमोक्रेटिक जो है प्रोग्रेसिव पार्टी को सबसे ज़्यादा यहाँ पे सीटें मिली, ठीक है। चलिए, और किसी किसी एग्जाम में जो है पूछ सकता है ये, ठीक है, जैसे भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे 12 सीट मिली, नेशनल जो है कांग्रेस पार्टी को 7 सीटें मिली, तो इसको एक नज़र में भी ध्यान रखेंगे। अगला आपको त्रिपुरा रहा। त्रिपुरा में अगर चुनाव की बात करें तो यहाँ पे भी आपको 60 ही सीट है। 60 में देखेंगे तो 10 अनुसूचित जाति के लिए और 20 जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, ठीक है। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी पार्टी के द्वारा यहाँ पे 33 सीट जीतने में सफल रहा। और इस तरह से भाजपा नेता जो है मणिक साहा दूसरे कार्यकाल में त्रिपुरा के जो है मुख्यमंत्री बने हैं। तो मणिक साहा जो है आपको त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने हैं, इतना बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी देखिए यहाँ पे 32 सीट और टिपरा मोट जो है आपका मोटा पार्टी 13, ऐसे करके ये लोग सीट यहाँ पे जीते। अगला एक इन्फॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, ठीक है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय आवधिक रिपोर्ट है। पहली बात तो ये प्रत्येक राज्य में क्या करेगा, न्याय प्रणाली के 4 स्तंभ, जैसे पुलिस हो गया, जेल प्रणाली हो गया, न्यायपालिका और कानूनी सहायता, इन सब को क्षमता को देखते हुए और ये मेजर करके बताएगा कि सबसे बेहतर स्थिति किस राज्य का है, ठीक है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में 4 स्तंभ रखा जाएगा। एक पुलिस, पुलिस व्यवस्था कैसा है, जेल प्रणाली कैसा है वहाँ पे, न्यायपालिका और कानूनी सहायता कैसा है। तो 4 अप्रैल 2023 को जो है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है जारी किया गया 2022। ये तीसरा इसका संस्करण था, ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का। 2019 में पहली बार इसको जो आपको प्रकाशित किया गया था। अब इसमें जो है बड़े और मध्यम आकार का एक रैंक मिलेगा एक छोटे राज्य का, ठीक है। इसमें 102 संकेतक का और 4 आधार स्तंभ, जिसके बारे में अभी हम बात किए हैं। बड़े राज्य में बात करेंगे तो यहाँ पे कर्नाटक जो है नंबर 1 भारत का श्रेष्ठ राज्य रहा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में, जबकि 3.78 अंक के साथ बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश जो है 18वीं रैंक पे रहा है। तो सबसे जो है केरल नंबर 1 पे, ठीक है। देखिए, बात कर रहे हैं हम लोग बड़े राज्य की, तो बड़े राज्य में जो है कर्नाटक, सॉरी हमने केरल यहाँ पे बता दिया था, कर्नाटक जो है नंबर 1 रहा इंडिया जस्टिस में। जबकि बड़े राज्यों में अंतिम पायदान पे कौन रहा आपका, उत्तर प्रदेश, ठीक है। इतना बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। अच्छा, कुछ इन्फॉर्मेशन और है, ठीक है, यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन और होना चाहिए। हाँ, ठीक है। तो एक बात तो याद रखेंगे, बड़े राज्य में जो है नंबर 1 पे कौन रहा, केरल। जबकि वहीं पे छोटे राज्य में बात करेंगे आपको तो सिक्किम, सिक्किम नंबर 1 पे रहा है छोटे राज्य में, ठीक है। जबकि अंतिम पे जो है गोवा रहा है। अब देखिए न्याय के 4 स्तंभ का बात किया गया और इसके आधार पर देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं रैंकिंग आपको दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए ओवरऑल जो है कर्नाटक नंबर 1 पे रहा है, ठीक है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कर्नाटक नंबर 1 पे, पुलिस में देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट, जेल में 2, न्यायपालिका में 2 और कानूनी सहायता में आपको 2। इस तरह से ओवरऑल जो है नंबर 1 पे आपको कर्नाटक रहा है। जबकि तमिलनाडु 2 पे और तेलंगाना नंबर 3 पे। अंतिम 3 राज्यों की बात करेंगे तो सबसे आखिरी पे आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसके बाद आपका पश्चिम बंगाल और बिहार, ठीक है। अब इसमें जो है चाहे चाहा जाए तो यहाँ पे एक प्रश्न बन सकता है, बाकी ये बनाया नहीं जाएगा, ठीक है। तो इतना बात ध्यान रखेंगे कि बिहार का रैंक कितना है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में 16 है बड़े राज्यों में। जबकि उत्तर प्रदेश आखिरी पे है, नंबर 1 पे कौन है, कर्नाटक है, ठीक है। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश का जो है यहाँ पे रैंकिंग आपको दिया है। पुलिस में जो है देखिए तो ओवरऑल इसको 15 रैंक मिला है पुलिस में, ठीक है। जेल प्रणाली में 17, ये यूपी स्पेशल में आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। न्यायपालिका में इसको 15 रैंक और कानूनी सहायता में 18 रैंक, ओवरऑल इसको 18 रैंक आपको मिला है, ठीक है।
चलिए तो अब इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी जो है लेक्चर का लेंथ काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो बस मान के चले कि 4-5 जो है भाग में इसको हम कवर कर देंगे राष्ट्रीय को, और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय थोड़ा कम इन्फॉर्मेशन है। तो मान के चलिए कि ये मैगजीन अगर अच्छे से कवर करेंगे तो 10 से 12 जो है एपिसोड में जो है ये टोटल कवर हो जाएगा। मैक्सिमम अगर लगेगा तो मान लीजिए मैक्सिमम 15 एपिसोड, इससे अधिक नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये आपका मैगजीन कवर हो जाएगा। बाकी हम कोशिश करेंगे कि कम एपिसोड में कवर करें, लेकिन लेक्चर का लेंथ यदि लंबा हो जाए तो आप इतना ही सारा इन्फॉर्मेशन एक दिन में अगर आपको दे दिया जाए तो ये ऐसा इन्फॉर्मेशन है आपको याद नहीं रहेगा। तो भले कम ही काम करें, इफेक्टिव काम करें। बाकी आप लोग जो भी अपना सब्जेक्ट पढ़ते हैं पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। अगले लेक्चर में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।